अब बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो मैंने कुछ यहाँ बोर्ड आपके लिए लिखा हुआ है, इसको आप देख लें पहले। क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों दो वजह से, एक मैग्नेट की वजह से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग वायर्स या मूविंग चार्जेस। करंट कैरिंग वायर्स एंड मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद मैग्नेटिज्म ड्यू टू मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्जेस। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये आपने 10th क्लास में इसके लिए मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ भी किया है। करंट कैरिंग वायर्स के लिए, सर्कुलर लूप के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स और मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? द रीजन सराउंडिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस, द रीजन सराउंडिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन विच एनी अदर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द रीजन और 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर्स और मूविंग चार्ज। ठीक है, द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज द 3 डायमेंशनल स्पेस और रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। इनके सराउंडिंग में जो रीजन है, इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर एक्सर्टेड या मैग्नेटिक फोर्स आर एक्सर्टेड ऑन एनी अदर मैग्नेट या एनी अदर करंट कैरिंग वायर या एनी अदर मूविंग चार्ज। ठीक है, एनी अदर मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है ना कि करंट मूविंग चार्ज के ऊपर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो कहां पे एक्ट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 डायमेंशनल रीजन है सराउंडिंग द मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर्स और मूविंग चार्जेस। ठीक है, मूविंग चार्जेस इन विच वो रीजन जिसके अंदर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट्स या मैग्नेटिक फोर्स आर एक्सर्टेड ऑन एनी अदर मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट वायर और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ये एक ही बात है। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और जो सीजीएस यूनिट है बच्चों वो है गॉस। गॉस इज द सीजीएस यूनिट। ठीक है, ऑयस्टेड की डिस्कवरी देखें, ऑयस्टेड डिस्कवरी एंड बायो सेवर्ट लॉ। ऑयस्टेड ने 1820 में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में रिलेशन बताया। क्या बताया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में रिलेशन? कि ऑयस्टेड ने ये शो किया, आपने 10th में भी पढ़ा होगा ये एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टेड ने ये शो किया कि करंट कैरिंग वायर्स अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे शो किया? उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल ली, मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल कह सकते हैं आप। कंपास निडल को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती है। जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, किसी भी मैग्नेटिक निडल को, ठीक है, या कंपास निडल को आप, कंपास निडल मैग्नेटिक निडल ही होती है, एक एंड नॉर्थ पोल होता है, एक एंड साउथ पोल होता है उसका। ठीक है, तो जब आप कंपास निडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती है। उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ को पॉइंट करता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ को पॉइंट करता है, साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, अगर इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है तो इधर क्या होगा? ईस्ट, इधर क्या होगा? वेस्ट। तो क्या किया
कि इस कंपास निडल को वो एक करंट कैरिंग वायर के करीब में जैसे ही लेके आए तो उन्होंने क्या देखा कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो पॉइंट कर रही थी निडल, जब इसको हम इस निडल को वो किसी करंट कैरिंग वायर के करीब नहीं ले गए जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी, जैसे ही वो इस करंट कैरिंग वायर के करीब लेके आए तो इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, ये डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट कर जाती है निडल, ईस्ट की दिशा में डिफ्लेक्ट कर जाती है, सपोज ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाता है इसमें। ठीक, और करंट को स्विच ऑफ करा उन्होंने तो डिफ्लेक्शन वापस 0 हो जाता है निडल में। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को जब उन्होंने रिवर्स किया तो अगर एक डायरेक्शन में सर्किट में जब करंट फ्लो कर रही थी वायर में तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो जब डायरेक्शन को रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई। ठीक है, करंट को इंक्रीज किया उन्होंने, वायर में करंट को इंक्रीज किया और सर्किट में करंट को इंक्रीज किया। वायर ये है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके ऊपर नीचे कंपास निडल लेके आए, इसके करीब कंपास निडल को लेके आए, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, कंपास निडल को लेके आए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इस वायर को ऊपर ले गए, कंपास निडल को ऊपर ले गए, वायर को नीचे ले गए, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस वायर में उन्होंने करंट को रिवर्स करा दिया। जब वायर में उन्होंने करंट को रिवर्स कराया, वायर में जब करंट को रिवर्स कराया तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी करंट, तो ये कंपास निडल इधर डिफ्लेक्ट हुई। जब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कराया वायर में तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, ऊपर रखने पे निडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो नीचे रखने पे निडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी। चलो, तो कुल मिला जुला के बात यह है, कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि ऑयस्टेड ने ये कंक्लूजन दिया कि करंट कैरिंग वायर्स के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले ये डिस्कवरी ऑयस्टेड ने दी। ठीक है, इस डिस्कवरी के बाद फिर बायो एंड सेवर्ट ने मैथमेटिकल लॉ दिया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का जो मैथमेटिकल जो लॉ है, जो बेसिक लॉ है, वो दिया बायो एंड सेवर्ट ने। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में 2 लॉज हैं, एक कूलम्स लॉ और दूसरा गॉस थ्योरम, वैसे ही हमारे यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग बॉडीज की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 लॉज हैं। एक है बायो सेवर्ट लॉ और दूसरा हमारा है एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है बच्चों, तो हमने सबसे पहले ऑयस्टेड के डिस्कवरी का थोड़ा सा आइडिया लेना है एज पर योर सिलेबस। ठीक है, एग्जाम में जनरली कोई एक आध पॉइंट पूछ ले, वरना कुछ नहीं पूछेगा। बायो सेवर्ट लॉ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद हमने बायो सेवर्ट लॉ देखना है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देगा हमें सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। ऑयस्टेड लॉ ओनली एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ जो कि ये बताता है कि करंट कैरिंग वायर सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रही होगी वायर में, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा करंट कैरिंग वायर के करीब में जब आप कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल को लाओगे तो वो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ज्यादा डिफ्लेक्शन होने का मतलब हाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये उन्होंने डिस्कवर किया। जैसे मैंने 3 पॉइंट्स में ये ऑयस्टेड लॉ को जो है, ऑयस्टेड डिस्कवरी को कवर किया है। क्या है, जरा 3 पॉइंट पढ़ लें आप। The relation between electricity and magnetism was discovered by Oersted। ठीक है, कि करंट कैरिंग वायर से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद वाले चैप्टर में हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। ठीक है, फैराडेज लॉ में जब हम जाएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, और इन्हीं दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म was discovered by Oersted in 1820. Oersted showed that the electric current through the conducting wire deflects the magnetic needle, या यूं कहें कंपास निडल held near the wire। ठीक है, जब कंपास निडल को या मैग्नेटिक निडल को करंट कैरिंग वायर के करीब में रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कंपास निडल कहाँ डिफ्लेक्ट होगी या मैग्नेटिक निडल कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होगी और कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर इज रिवर्स्ड, then deflection of the magnetic field is also reversed। करंट की दिशा को अगर रिवर्स कर दिया जाए
तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि करंट रिवर्स होने से मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगी और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड नीडल को रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ऑन इंक्रीजिंग द करंट, अगर करंट को इंक्रीज किया जाए इन कंडक्टर में करंट को अगर इंक्रीज करें, और या फिर ब्रिंगिंग द निडल क्लोजर टू द कंडक्टर, या निडल को कंडक्टर के करीब लाया जाए, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इंक्रीजेस। मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये सब जो है डिस्कवरी किसकी थी, ऑयस्टेड की थी। ठीक, यानी ऑयस्टेड ने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वायर में फ्लो होने वाली करंट पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा करंट होगी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। साथ में किस बात पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वायर से डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक नीडल वायर से दूर है तो डिफ्लेक्शन कम होता है, वायर के करीब है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अब डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, करंट पे कैसे डिपेंड करता है मैथमेटिकली, ये बायो और सैवर्ट ने बताया। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरेटिकल आइडिया दे दिया। फर्स्ट आइडिया था ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है वायर से। ठीक है, ये आइडिया दिया, और वो एग्जैक्ट लॉ की फॉर्म में जो दिया, जो सजाया, किन्होंने सजाया, बायो एंड सैवर्ट ने, जो इसके बाद हमने देखने जा रहे हैं। तो ऑयस्टेड डिस्कवर्ड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अदर रिलेटेड फैक्ट्स आर एज फॉलो। क्या है रिलेटेड फैक्ट? द मैग्नेट एट रेस्ट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, while an electric charge at rest produces an electric field around it। ठीक है, मैग्नेट अगर रेस्ट में है तो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है तो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी चार्जेस एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, याद रहे। ठीक है, यहाँ पे चार्ज हमारा रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आगे क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, या has a magnetic field। ठीक है, has a magnetic field and not an electric field around it। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, a magnet at rest, a current carrying, second point, a current carrying conductor has a magnetic field and not an electric field around it। on the other hand, अगर मूविंग चार्ज है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और अगर मूविंग चार्ज इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, अ चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज एन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने लिखा दिए, आप भी लिख लीजिएगा, अब एक्सप्लेन करूंगा तो भूल जाएंगे। तो अगर मूविंग चार्ज है, इंडिपेंडेंटली कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्जेस की वजह से क्या होगा, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा कंडक्टर के सराउंडिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। बट मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेंगे अगर यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक्सेलरेशन जीरो। बट ऑसिलेटिंग चार्ज अगर है, ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, और ऑसिलेटिंग, ऑल ऑसिलेटिंग और एन एक्सेलरेटेड चार्ज। ऑसिलेशन इटसेल्फ एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। इसमें वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों बदल रही होती है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कहाँ किस वजह से मिलती है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से मिलती है। एक्सेलरेटेड चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हमने सबसे आखिरी वाले चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में। ठीक है, इस बुक के सबसे आखिरी चैप्टर में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो एन ऑल ऑसिलेटिंग और एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आल्सो इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करने के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट करते हैं। ठीक है, एनर्जी को रेडिएट करते हैं, किस फॉर्म में रेडिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल रहा होता है एक्सेलरेटेड चार्जेस या ऑसिलेटिंग चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो हमने जो है चार्ज एट रेस्ट पढ़ा है फर्स्ट 2 चैप्टर में चार्जेस एट रेस्ट हमने पढ़ा, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था बच्चों। ठीक है,
मैग्नेट एट रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। करंट कैरिंग वायर्स अगर हैं तो उनके सराउंडिंग में ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। बट मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं मिल रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब मिलेगा? जब चार्ज पार्टिकल हमारा जो होगा वो किसमें होगा? एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। क्लियर बच्चों? ये सब नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, हमने क्या देखा अभी कि मूविंग चार्जेस जो है अपने सराउंडिंग में यूनिफॉर्म मोशन से अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर मान ले सपोज कुछ एक छोटा सा एक फ्रेम ले लें, मान लो ये फ्रेम ले लिया मैंने, छोटा सा एग्जांपल से अगर मैं समझूं, मान लो ये फ्रेम है S0 और ये चार्ज पार्टिकल है इस फ्रेम में Q। मान लो ये लिफ्ट है, लिफ्ट कोई भी लिफ्ट फ्रेम, ये लिफ्ट है और ये चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन में है। ये S0 फ्रेम S0 इज एट रेस्ट, फ्रेम S0 is at rest, charge Q is also at rest, charge Q is also at rest, दोनों रेस्ट में हैं, दोनों रेस्ट में हैं। तो दोनों अगर रेस्ट में है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो बट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर फ्रेम भी रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, और कौन रेस्ट में है? ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है और चार्ज पार्टिकल भी रेस्ट में है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। अगर हमारे पास सेकंड फ्रेम है, सेकंड फ्रेम से अगर हम देखें, फ्रेम S1, ये फ्रेम S1 है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल तो मोशन में है, v वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, तो Q इन S1 इज एट रेस्ट, फ्रेम रेस्ट में है, S1 इज एट रेस्ट, Q इन मोशन, Q इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू S1, S1 के रिस्पेक्ट में, S1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उससे प्रोड्यूस होगा। अब चार्ज मोशन में है फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, अगर एक और सिचुएशन देखें, अगर हम यहाँ पर, अगर फ्रेम मोशन में हो, फ्रेम अगर मोशन में है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। पार्टिकल अगर रेस्ट में है, एक ही बात है, पार्टिकल रेस्ट में हो और फ्रेम मोशन में हो, कितनी वेलोसिटी से चल रहा हो? फ्रेम S2, ठीक है, फ्रेम S2 इज इन मोशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एंड चार्ज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मोशन में है, चार्ज के रिस्पेक्ट में ये मोशन में होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कोई भी मोशन में हो, फ्रेम मोशन में हो या चार्ज मोशन में हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चार्ज का मोशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम। अगर ऐसी सिचुएशन है, बोथ द फ्रेम नंबर S3, अगर ऐसे देखें, ये v वेलोसिटी से चल रहा है और ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ चार्ज q विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S3 इज 0। जब दोनों सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो चार्ज पार्टिकल जो होगा इस फ्रेम में, ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा। जब रेस्ट में होगा तो क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, E इज नॉट इक्वल टू 0, बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के लिए चार्ज का फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन होना जरूरी है। अगर चार्ज पार्टिकल फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा तो उस फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर मैं लिफ्ट में हूं और लिफ्ट v वेलोसिटी से ऊपर को जा रही है और चार्ज पार्टिकल ग्राउंड पर रेस्ट कंडीशन में है, तो मेरे रिस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल में मोशन है, तो मेरे रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, अगर रिवर्स सिचुएशन हो जाए कि मैं रेस्ट में हूँ, चार्ज मूव कर रहा है, फ्रेम रेस्ट में है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो तब भी जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा? प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, नाउ बायो एंड सेवर्ट लॉ देख लें। बायो सेवर्ट लॉ,
नाउ बायो-सैवर्ट लॉ, बायो एंड सैवर्ट, ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं, ठीक है, दोनों ने मिलकर लॉ दिया। बायो-सैवर्ट ने क्या किया कि अगर ये कोई करंट कैरिंग वायर है, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से ये इसमें करंट फ्लो कर रही है सपोज आई, तो इस करंट कैरिंग वायर के छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से, एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री वेरी वेरी स्मॉल, ए बी इज द इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ, ठीक है। मैंने इस वायर में, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस वायर से मैंने क्या किया, इस वायर से मैंने इस पूरे वायर से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है आर डिस्टेंस पे। तो इस वायर की वजह से फील्ड निकालनी है अगर, तो बायो-सैवर्ट ने क्या किया, बायो-सैवर्ट ने करंट कैरिंग वायर की छोटी सी लेंथ के लिए, छोटी सी लेंथ, कैसी लेंथ, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ के वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला दिया। कैसे दिया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, अगर मैं ये ए बी बहुत छोटी सी स्मॉल लेंथ कंसिडर कर लूं, कितनी लेंथ, डीएल लेंथ का ये वायर कंसिडर कर लूं, और इसके ऊपर वेक्टर एरो लगा के इसको करंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ए बी जो है वो क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट कहलाता है। ए बी जो है वो क्या है, करंट एलिमेंट है। ए बी इज द करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, वेयर डीएल इज अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये ए और बी जब डीएल जीरो का अप्रोच करेगा तो ए और बी दोनों कहाँ है, एक ही पॉइंट पर है। ए और बी दोनों कहाँ है, एक ही पॉइंट पे। अगर मैंने दिखाना है, अगर मेरे पास ये कोई वायर है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रही है, मैंने इस पॉइंट पे अगर ये एलिमेंट दिखाना है, तो ये जो एलिमेंट है डीएल, ये जो डीएल है इस पॉइंट पे टेंजेंट की दिशा में होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे ये जो एलिमेंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींच दूं तो ये डीएल की डायरेक्शन है, ये डीएल की डायरेक्शन है, याद रखें, ठीक है। आई डीएल इसको करंट एलिमेंट कर रहा है, वायर के इस पॉइंट पे है ये करंट एलिमेंट। तो अगर कोई कर्व शेप का वायर है तो वायर के किसी भी पॉइंट पे करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, उस वायर पे टेंजेंट की दिशा में होगी, याद रखेंगे। मैंने ये सीधा दिखाया, स्ट्रेट पोर्शन कंसिडर किया है वायर का, ठीक है। ये यहाँ पे टेंजेंट की दिशा में, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की दिशा में, यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट की दिशा में पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो किसे कहते हैं करंट एलिमेंट, कि हमने एक बहुत छोटी सी इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ले ली, ठीक है, उस स्मॉल लेंथ पे करंट की डायरेक्शन में ले लिया वो लेंथ वेक्टर, और उस लेंथ वेक्टर को, ये वेक्टर है, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया करंट की डायरेक्शन में, और उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आइडियल है, ये क्या कहलाएगा, आपका करंट एलिमेंट कहलाएगा। कैसा करंट एलिमेंट है, इन करंट एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ, करंट एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइटसिमली स्मॉल लेंथ। तो बायो एंड सैवर्ट ने इस इनफाइन, जैसे कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, याद रखें मेरी बात को, कूलम्स लॉ जो वैलिड है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसी भी पॉइंट चार्ज से अगर हमने आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कूलम्स लॉ लगा के निकाली जा सकती है, बिकॉज कूलम्स लॉ जो है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस को बताता है, वो फोर्सेस F इज इक्वल टू 1/4πε0 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इसी तरीके से बायो एंड सैवर्ट लॉ जो है वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट साइज के वायर के लिए वैलिड है, ठीक है। पॉइंट साइज का करंट कैरिंग वायर, ठीक है, पॉइंट साइज के करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो करेगी तो वो एक छोटे से करंट एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो बायो सैवर्ट ने इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे यहाँ कोई पॉइंट भी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया, ठीक है। पूरे वायर से अगर हमें निकालना है तो फिर हमें रिजल्ट को इंटीग्रेट करना पड़ता है। बायो सैवर्ट लॉ से जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। बायो सैवर्ट लॉ सिर्फ पॉइंट एलिमेंट की वजह से फील्ड का कैलकुलेशन देता है, याद रखें, सिर्फ पॉइंट एलिमेंट की वजह से। तो ये करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ डीएल है, ठीक है। और ये डीएल कैसा है, अप्रोचिंग टू जीरो, डीएल कैसा है, अप्रोचिंग टू जीरो, यानी ये एक पॉइंट है, ठीक। तो वायर पे इस करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी, किसी भी वायर पे जो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, टेंजेंट की दिशा में होगी। अगर हमारे पास सर्कुलर वायर है, मानो सर्कुलर शेप का वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई,
ये करंट फ्लो कर रही है आई, तो इस पे अगर हमें करंट एलिमेंट की दिशा निकालनी है, मान लो मैं इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट की दिशा निकालना चाहता हूं, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की दिशा में होगा आईडीएल। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट की दिशा निकालना चाहता हूं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की दिशा में होगा आईडीएल। अगर स्ट्रेट वायर है तो ये अलोंग हो जाएगा पूरा, ये यहां से यहां तक एवरी करंट इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट निकालना चाहता हूं तो इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट की दिशा इस पॉइंट पे टेंजेंट की दिशा में होगी। ये करंट एलिमेंट है, यहाँ पे करंट की दिशा ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो करंट की दिशा में ही टेंजेंट लेना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट P, बायो सैवर्ट ने जो दिया फॉर्मूला हमें, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट AB, ये जो करंट एलिमेंट है AB, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या कहा बायो सैवर्ट ने? बायो सैवर्ट ने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट इन द एलिमेंट। ये तो स्ट्रेंथ भी बताया था। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर बढ़ा दें वायर में अगर करंट को इंक्रीज कर दें, तो करंट को इंक्रीज करने पे जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है सराउंडिंग द वायर। कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये बायो सैवर्ट ने बताया रिलेशन। दूसरा रिलेशन ये बताया कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डीएल पे। डीएल क्या है? लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ये जो एलिमेंट की लेंथ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। तीसरा उन्होंने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। किसके? साइन थीटा के। साइन थीटा क्या है? इस एलिमेंट और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, एलिमेंट और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एलिमेंट से जो एंगल बना रही है, इस एलिमेंट से जो एंगल बना रही है ये थीटा। ठीक है, समझ गए? एलिमेंट और पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन एलिमेंट से जो एंगल बना रही है वो थीटा। तो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा बायो सैवर्ट ने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एलिमेंट, एलिमेंट से पॉइंट P की दूरी। इन सब रिजल्ट को अगर कंबाइन कर दें तो सब रिजल्ट को कंबाइन करने के बाद dB जो है वो क्या आया यहां से? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। या पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 1/4πε0q/r² इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेके आ जाए। अगर सराउंडिंग में एयर है, इसके सराउंडिंग में एयर है या वैक्यूम है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो दिया बायो सैवर्ट ने वो दिया μ0/4π। ये जो μ0/4π है ये हमारा यहाँ का कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैट का कांस्टेंट कौन था हमारा? 1/4πε0। यहाँ का कांस्टेंट कौन है हमारा? μ0/4π। ठीक है, जहां μ0 जो है ये क्या कहलाता है? ये μ0 हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है बच्चों, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या एयर। एयर की परमिएबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो μ0/4π की अगर हम वैल्यू देखें तो जो μ0/4π की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। μ0/4π की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी होती है? 10⁻⁷। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, एक ये मीटर है, देखो ये मीटर है, डीएल लेंथ है, एक मीटर नीचे बचा कट के, ऊपर एम्पियर बचा, तो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। μ0/4π की वैल्यू याद रखें, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁹। यहाँ μ0/4π की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर।
ठीक है, म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। परमिएबिलिटी क्या है, परमिटिविटी, वहां क्या था कांस्टेंट, परमिटिविटी था। यहाँ क्या है कांस्टेंट, परमिएबिलिटी था। परमिटिविटी क्या चीज थी और परमिएबिलिटी क्या चीज है। परमिटिविटी हमने वहां देखी थी, क्या चीज थी, किस बात को डिफाइन करती थी परमिटिविटी। परमिटिविटी डिफाइन करती है कि परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है, किस बात के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू इट, ऐसे समझ सकते हैं। परमिटिविटी को आप क्या समझ सकते हैं कि किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलाउ करेगी। ठीक है, कि प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू इट इज द परमिटिविटी। अगर परमिटिविटी किसी मीडियम की, परमिटिविटी अगर किसी मीडियम की हाई है तो हाई परमिटिविटी का मतलब ये हुआ कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करेगा। हाई परमिटिविटी वाला मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करेगा, अपने थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने से रोकने की ज्यादा कोशिश करेगा हाई परमिटिविटी वाला मीडियम, क्योंकि E इज इक्वल टू 1/4πε0 आया था, रेसिप्रोकल रिलेशन आया था। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम में कम होगी। सेम चार्ज हाई परमिटिविटी वाले मीडियम में कम फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां पर क्या होगा, सेम करंट कैरिंग वायर हाई परमिएबिलिटी वाले मीडियम में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां उल्टा होगा, यहां परमिएबिलिटी उल्टी बात डिफाइन करेगी। अगर परमिएबिलिटी हाई है किसी मीडियम की तो मैग्नेटिक फील्ड हाई होगी। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसी करंट कैरिंग वायर को मैं एयर और वैक्यूम में रख रहा हूं और इसी करंट कैरिंग वायर को किसी और मीडियम में रख रहा हूं जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी एयर से ज्यादा होती है, तो ये करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, जैसे सॉफ्ट आयरन इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो परमिएबिलिटी जो है बच्चों, वो किस बात को डिफाइन करती है, परमिएबिलिटी डिफाइन करती है, क्या डिफाइन करती है, डिफाइंस या अलाउज या डिग्री या एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पास थ्रू द मीडियम। ठीक है, इस बात को डिफाइन करती है। किसी मीडियम की परमिएबिलिटी अगर ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ, सेम करंट कैरिंग बॉडी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया, ये किसके लिए है, एयर और वैक्यूम के लिए है। ये किसके लिए है, एयर और वैक्यूम के लिए 10⁻⁷। अदर मीडियम्स के लिए क्या होती है परमिएबिलिटी की वैल्यूज, डायामैग्नेटिक। अगर हम बात करें क्या कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इन तीनों मटेरियल्स की परमिएबिलिटी का डिस्कशन यहाँ नहीं है, अगले चैप्टर में है। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्कशन है एयर के लिए। ठीक है, तो एयर और वैक्यूम की परमिएबिलिटी जो है वो कितनी होती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ होती है वैल्यू। म्यू नॉट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 4π × 10⁻⁷ टेस्ला × मीटर/एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है बायो सैवर्ट लॉ है। किसके लिए है ये, जरा बताए तो सही। छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाला है हमने निकालना पूरे वायर की वजह से फील्ड निकालना है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लें इसकी डायरेक्शन, डीबी की डायरेक्शन ऑफ डीबी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगी। सिर्फ छोटे से एलिमेंट की वजह से, छोटे से ए बी एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना हो तो डायरेक्शन देखने के लिए हमारे पास क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे वही राइट हैंड पाम रूल है बच्चों। यहाँ भी हम राइट हैंड पाम रूल लगा रहे होंगे। आपने फ्लेमिंग रूल लगा के आपने डायरेक्शन को निकाला है 10th क्लास में। मैं राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहा हूँ। आप फ्लेमिंग में कन्वीनियंट है फ्लेमिंग लगाइए, कंफ्यूजन होगा कुछ ना लगाइए, हमेशा राइट हैंड पाम रूल लगाइए। क्या करना है, ध्यान से देखें, क्या करना है कि राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करना है, पाम को स्ट्रेच रखना है। ठीक है, राइट हैंड हमारा इधर होता है, ये याद करना है, ये राइट हैंड नहीं है,
ठीक है, जो लोग इस राइट हैंड को उठाए हुए होंगे वो इसे डाउन कर लें, ठीक है, राइट हैंड अपना रेस कर ले ऊपर मेरे साथ, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल में इस थंब को हम रखेंगे करंट की दिशा में। कहां रखेंगे? करंट की दिशा में हम रखेंगे थंब को। फिंगर्स को हम रखेंगे मैग्नेटिक, उस हमने फिंगर्स को कहां यूज किया था? फोर्स निकालने के लिए पिछली क्लासेस तक हम फोर्स निकाल रहे थे, तो फिंगर्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा में रखा था, क्योंकि हमें वहां मैग्नेटिक लाइंस गिवन थी। फोर्स हमें निकालना था, पाम पे पुश फोर्स को बता रहा था, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। हमें क्या गिवन है? वो पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे कि करंट की दिशा में रखेंगे थंब को, और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालनी है उधर रखेंगे फिंगर्स को, ठीक है। फिंगर्स को रखने के बाद पाम को पुश करेंगे, पाम को पुश करेंगे, ठीक है, यानी पाम पे परपेंडिकुलर। जब पाम को पुश करेंगे तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को देगा। तो करंट की दिशा में मैं रख गया थंब, ये करंट है, देखो मैग्नेटिक उधर जिधर फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की तरफ रख दिया फिंगर, देखो ये रख दिया फिंगर। आप अपनी नोटबुक में रखें सब लोग मेरे साथ, करंट की दिशा में रखें थंब, जिधर फील्ड निकालनी है उधर फिंगर रखें, रखने के बाद पाम को पुश कर दें। जब आप पाम को पुश करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कहां मिलेगी? इनवर्ड मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इनवर्ड आएगी, इनवर्ड। और इनवर्ड फील्ड के लिए मैंने क्या बताया था आपको? क्या करना है? गोले के अंदर क्या लगाना है? क्रॉस। आउटवर्ड फील्ड के लिए आपको क्या लगाना है? डॉट। तो पॉइंट पी पे फील्ड की दिशा जो है वो कहां है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यहां पर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। और आपकी कॉपी के प्लेन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डीबी अगर मैं देखूं तो डायरेक्शन दिखाने का क्या तरीका है? एक तरीका तो यह है कि हम अगर एक्स एक्सिस की दिशा में फील्ड है तो यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस की दिशा में फील्ड है तो यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं। अब ये एक्स वाई जेड एक्सिस तो है नहीं, तो मैं इनवर्ड दिशा में अगर मैं यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लूं, लेट मैं एज्यूम कर लूं एन कैप जो है, एन कैप क्या है? क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अगर मैं बच्चों एन कैप अज्यूम कर लूं कि एन कैप कहां है? एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। एन कैप मैंने अज्यूम कर लिया एक यूनिट वेक्टर है जो कि कहां है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया, तो ये जो है हमारा जो फील्ड हो गया वो क्या हो गया? देखो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एन कैप। एक तरीका तो यह है कि मैं ऐसे दिखा सकता हूं फील्ड को, ठीक। दूसरा तरीका है कि फील्ड जो है वो इनवर्ड दिशा में है, फील्ड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड डायरेक्शन। एक वेक्टर है मेरे पास आई डीएल, इस प्लेन में मैं एक वेक्टर और ले लूं। कौन सा वेक्टर? आर वेक्टर ले लूं। अगर मैं ये वेक्टर इस पूरी लेंथ को वेक्टर की फॉर्म में दिखा दूं, आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर की फॉर्म में ले लूं, आर वेक्टर ले लूं अगर ये, ठीक है, आर वेक्टर अगर ले लूं, तो जो मेरा ये एन कैप वेक्टर है, ये जो मेरी दिशा है, ये जो इनवर्ड जो दिशा है परपेंडिकुलर, ये कहां है? डीएल मेरा, डीएल और आर जिस प्लेन में है, डीएल मेरा इसमें है, आईडीएल, आईडीएल मेरा बोर्ड में है ना, देखो ये है आईडीएल, और आर भी मेरा बोर्ड में है। तो आईडीएल और आर तो मेरे बोर्ड वाले प्लेन में है, और जो दिशा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां है? इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जिस प्लेन में आईडीएल और आर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है।
इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस आइडियल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगा, वही राइट हैंड स्क्रू रूल लगा दो, क्या लेंगे, अगर मेरे पास ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, तो आप ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, पहले वाले वेक्टर की तरफ को पाम रखते हैं, स्क्रू रूल ए क्रॉस बी, ऐसे करते हैं ए क्रॉस बी। अगर इसे करोगे तो कैसा आएगा, देखो आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर। तो आइडियल क्रॉस आर कहाँ है, इनवर्ड है, आइडियल क्रॉस आर कहाँ है, इनवर्ड है। तो मैं इसको इस आइडियल और इस आर वेक्टर के टर्म में क्या लिख सकता हूं, इस दिशा को मैं क्या लिख सकता हूं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन, ठीक है, आइडियल क्रॉस आर अपॉन, यह थीटा किसके बीच का एंगल है, आइडियल और आर के बीच का एंगल थीटा है। देखें तो अगर मैं इस वेक्टर को ओपन करूं, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना, ठीक है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या मिलेगा, आइडियल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और ऊपर क्या है, आइडियल साइन थीटा है। तो एक आर यहां से आएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, आइडियल क्रॉस आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आइडियल इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो ऊपर एक एक्स्ट्रा आर आया, ठीक है, ऊपर आर तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा आर को हटाने के लिए नीचे आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इन आइडियल और क्रॉस आर के केस में, आर के टर्म में क्रॉस प्रोडक्ट लेके ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। तो आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन कहां है, आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन वही है जहां डीबी है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इन इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है। जनरली बुक्स में आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में दिया हुआ होगा, ऐसे एनकैप के टर्म में नहीं दिया होगा। एनकैप के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना है, आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और ये आर क्या है, ये आर क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और अगर मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर के एक मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ 1 है, ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यहाँ पे ये वेक्टर r है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड r होगा, ये यूनिट वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर कहां होगा, अलोंग दिस वेक्टर होगा, उसी का r के अलोंग होगा ये वेक्टर, ठीक है। तो अब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, आइडियल का मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, तो आइडियल साइन थीटा ही मिलेगा, ऊपर तो आर स्क्वायर बचा रह गया। तो एक आर को इससे डिवाइड करा तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना है तो आर कैप लगाना है, तो नीचे आर स्क्वायर लिखोगे, और आर वेक्टर आर के ऊपर एरो लगा दिया आपने, तब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तब यहाँ आर क्यूब लेना पड़ेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है बायो-सैवर्ट लॉ की, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान दें, अब मुझे पूरे वायर की वजह से फील्ड निकालनी है। तो पूरे वायर की वजह से फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बायो-सैवर्ट लॉ छोटे से एलिमेंट के लिए वैलिड है, तो मुझे इस पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होगी, हर एक एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालूंगा, और फील्ड निकालने के बाद सारे फील्ड का वेक्टर सम कर दूंगा, ठीक है। वेक्टर सम करने के दो तरीके हैं। अगर वेक्टर आपको वेक्टर की फॉर्म में दिया हो, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तो डायरेक्ट सम कर देते हैं, और अगर आपने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सम करना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सम करने के लिए कंपोनेंट मेथड लगाते हैं। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेके सारे वेक्टर्स को का नेट एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, नेट वाई कंपोनेंट निकालते हैं, उससे रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। 11 से लगातार करते चले आ रहे हैं हम लोग। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ओनली है, ये वेक्टर फॉर्म में। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको कंपोनेंट मेथड लगानी होगी, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स के नेट एक्स कंपोनेंट को जोड़ना होगा, नेट वाई कंपोनेंट को जोड़ना होगा, फिर रिजल्टेंट निकालना होगा, बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली।
ये वेक्टर फॉर्म है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं ड्यू टू होल वायर, तो मुझे क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू होल वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू होल वायर। तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बी, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं μ0/4π बाहर रख के आई डी एल क्रॉस आर कैप, ये जो है आपका आर कैप या वेक्टर आर लिया तो यहाँ आर क्यूब, ठीक है, होल वायर के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर दूं। करंट भी कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल सकते हो, डीएल आर आर क्यूब ये इंटीग्रेट होगा, आपको पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, ये बायो सावर्ट लॉ था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बच्चों टाइम लगता है। जनरली आपके पास जो है बायो सावर्ट लॉ के लिए, बायो सावर्ट लॉ से क्वेश्चन ना आकर इसका एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं हम, हमें 2 एप्लीकेशन देखने हैं यहाँ पे मेन। ठीक है, तो एप्लीकेशन है बायो सावर्ट लॉ। देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने डायरेक्शंस के लिए ओनली, कि अ करंट इज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिसिटी लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द लाइन। ठीक है, जस्ट बिलो द लाइन। तो आपको क्या करना है, आपको वायर अपने हाथ में पकड़ लेना है, जिधर आपका मुंह है, जिस कमरे में आप बैठे हो, तो जो आपका चेहरा जिधर फेसिंग है उसी को नॉर्थ अज्यूम कर लो। तो इधर ये इधर नॉर्थ है, मेरा फेस इधर है, तो इसको मैंने नॉर्थ अज्यूम कर लिया। तो बैक में क्या हो गया, साउथ। तो नॉर्थ साउथ, राइट साइड में क्या पड़ेगा, ईस्ट, लेफ्ट में क्या पड़ेगा, वेस्ट। तो एक वायर पकड़ लो। ठीक है, एक आपने वायर पकड़ लिया। करंट कहाँ फ्लो कर रही है वायर में, ये वायर है, नॉर्थ साउथ की दिशा में वायर है, क्योंकि करंट नॉर्थ की दिशा में फ्लो कर रही है। अगर क्या ईस्ट की दिशा में करंट है तो आप ईस्ट की दिशा में वायर ले लोगे, ऐसे हो जाएगा वायर। ईस्ट वेस्ट वायर है अगर, तो ऐसे कर लोगे हैं। तो जिधर फेसिंग है उधर नॉर्थ, आपका चेहरा जिधर है उधर नॉर्थ, बैक में साउथ। ठीक है, बचपन में सीखी होगी आपने डायरेक्शन। आपके राइट साइड में वेस्ट, सॉरी राइट साइड में ईस्ट, और लेफ्ट साइड में क्या पड़ेगा, वेस्ट पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपने क्या करा कि एज पर द क्वेश्चन वायर को आपने अपने पेन को वायर एज्यूम कर लिया, उसको पकड़ लिया। करंट कहां फ्लो कर रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के डायरेक्शन में करंट है, तो करंट की दिशा में मैंने क्या कहा था, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे थंब को, उधर जिधर हमने फील्ड निकालनी उधर रखेंगे फिंगर्स को। रखने के बाद पाम को पुश करेंगे, पाम पे जो पुश होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो कहां फ्लो कर रही है करंट, नॉर्थ की दिशा में। फील्ड कहां निकालनी है, एट अ पॉइंट विच इज जस्ट बिलो द वायर। तो करंट नॉर्थ की दिशा में है, पॉइंट है जस्ट बिलो द वायर, यहाँ पे जस्ट बिलो द वायर है पॉइंट, यहाँ फील्ड निकालनी है। तो करंट की दिशा में रखा थंब, करंट की दिशा में आपने रखा थंब। अगर जस्ट अबव पूछे तो ऐसे आ जाएंगी फिंगर्स, ऐसे आ जाएंगी फिंगर्स। ठीक है, तो फील्ड पुश करोगे तो फील्ड कहाँ आएगी, ईस्ट की दिशा में। उसने क्या कहा है, जस्ट बिलो द वायर। तो थंब तो ऐसे ही रहेगा, थंब तो आपका ऐसे ही रहेगा, थंब ऐसे ही रहेगा, फिंगर नीचे आ जाएंगी, फिंगर नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, कि करंट की दिशा में आप रखेंगे थंब, ये करंट की दिशा है, नॉर्थ की दिशा में जाएगा आपका थंब, और फिंगर जाएंगे नीचे को, पाम को पुश करोगे तो कहाँ आएगा, टुवर्ड्स वेस्ट, जस्ट बिलो द वायर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कहाँ है, टुवर्ड्स वेस्ट है, टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, जस्ट अबव पूछता तो क्या होता आपका, करंट की दिशा में थंब, ऊपर फिंगर पुश कर दो, तो टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, टू द राइट ऑफ द वायर पूछता तो राइट क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में चेहरा रख के आपका जो राइट है वो वायर का राइट है, आपका जो लेफ्ट है वो वायर का लेफ्ट है। तो वायर के राइट में क्या, करंट की डायरेक्शन रखा थंब, इधर रखी फिंगर, पाम को पुश करे, तो पुश करोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वायर के लेफ्ट में पूछता तो करंट की दिशा में रखते थंब, इधर रखते फिंगर, पाम को पुश करते, तो अपवर्ड। ये कौन सी दिशा हो गई, वर्टिकली अपवर्ड। ये नॉर्थ साउथ दिशा नहीं होती है, याद रहे, बोर्ड में दिखाते हैं, बोर्ड वर्टिकल लगा हुआ होता है, ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, अगर लेफ्ट राइट पूछेगा तो। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिसिटी लाइन टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज जस्ट अबव द वायर। तो ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया। तो करंट की दिशा में रखा थंब,
ईस्ट की दिशा में रखा थंब और जिधर फील्ड निकालनी उधर रखी फिंगर, पाम को पुश किया। पाम को पुश करोगे तो कहाँ आ रहा है? साउथ की दिशा में। कहाँ आ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। इधर साउथ है, इधर आ रही है फील्ड, ठीक है, तो टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए कराया मैंने क्योंकि यहाँ डायरेक्शंस के निकालने आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।